हेलो एवरीवन। मीन्स आंसर राइटिंग के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्षेत्रवाद है। ये काफ़ी ज़्यादा करंट में न्यूज़ में भी बना रहता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है। 2016 में कुछ मेंस में आया हुआ था। तो आज उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका बताएंगे। क्षेत्रवाद क्या होता है? कोई भी मनुष्य जहाँ जन्म लेता है तथा जहाँ अपना जीवन व्यतीत करता है, उस स्थान के प्रति उसका लगाव होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में इसके द्वारा अपने क्षेत्र विशेष से आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को सशक्त और उन्नत बनाना विकास प्रक्रिया का एक स्वाभाविक एवं अभिन्न अंग है। लेकिन जब यह भावना एवं लगाव अपने ही क्षेत्र विशेष तक सीमित कर रह जाती है, अत्यंत संकीर्ण रूप धारण कर लेती है, तो तब क्षेत्रवाद की समझ उत्पन्न होती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद से प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। इस बारे में पूरा हम बात करेंगे। क्षेत्रवाद के कारण क्या है, क्षेत्रवाद की धारणा क्या क्या है। क्षेत्रवाद एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जब कोई एक अधिकारी, कोई एक राजनीतिज्ञ क्षेत्रवाद की भावना को लेकर के अपने ही राज्य पर ज़्यादा फोकस करता है, अदर राज्य पे फोकस नहीं करता है। इस तरह की भावना आप राज्यों में दे सकते हैं। जैसे किसी प्रकार से मुख्यमंत्री अपने राज्य के विकास को अगले राज्य के विकास पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, विकास करते रहते हैं। हमेशा नदी विवाद होता रहता है, सीमा विवाद होता रहता है, जो कि भारत एक ही देश है। उसके बाद भी जगह जगह पे काफ़ी ज़्यादा विवादें देखी जाती हैं क्षेत्रवाद की वजह से। क्षेत्रवाद का सबसे नेगेटिव अगर आप उदाहरण दे सकते हैं, श्रीलंका को दे सकते हैं। श्रीलंका क्षेत्रवाद की वजह से आज इस कंडीशन पे है। क्यों है, आप जाके पता लगाइए। क्षेत्रवाद की वजह से श्रीलंका ऐसा क्यों है, किस लिए उसने चाइना से उधार लिया, किसके विकास के लिए उसने चाइना से उधार ले करके उस राज्य का विकास किया, उस पर्टिकुलर एरिया का विकास किया, और जो लोन न देने की वजह से आज वो इस तरीके से दूसरे लोन में घिरता चला गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। क्षेत्रवाद की अवधारणा क्या है? क्षेत्रवाद की अवधारणा जिसका संबंध ऐसे क्षेत्र से होता है जो धार्मिक, आर्थिक, राज, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने प्रयास अस्तित्व के लिए जागृत होती है या ऐसी क्षेत्र की पृथकता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहती है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर क्षेत्रों का विभाजन इत्यादि संबंधित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। इस तरीके से हम देखते हैं क्षेत्रवाद की अवधारणा क्या क्या है, फिर क्षेत्रवाद उदय के कारण क्या क्या हैं। भारत में क्षेत्रवाद के कोई नवी विचारधारा नहीं है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक समय समय पर ऐसे अनेक कारण रहे हैं जिन्हें क्षेत्रवाद के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसके आधार पर हम जो देखते हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं कारण। भाषाई आधार पर क्षेत्रवाद काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। भाषाई आधार पर लोगों के एकीकृत करना या फिर किसी क्षेत्र का गठन करना क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक है। भाषाई विवाद स्वतंत्रता से पूर्व भी प्रमुख था, राजनीतिक मुद्दा बना रहा। 1920 में कांग्रेस पार्टी द्वारा भाषा आधार पर राज्यों की गठन की मांग की गई। उसके बाद 1927 में नेहरू रिपोर्ट में इस मांग को फिर से दोहराया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे विवादित विषय भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था। इस विवाद को सॉल्व करने के लिए 1948 में धर आयोग का गठन किया गया। इसके बाद जेवीपी समिति ने भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। भाषाई आधार पर जो पहला राज्य है भारत में बना, वो 1953 में आंध्र प्रदेश था। उसके बाद 1956 में भाषा आधार पर पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। फिर 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य बन गए। 66 में पंजाब अलग होकर पंजाब और हरियाणा दो राज्य बन गए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कारण है वो है धर्म के आधार पर। धर्म को क्षेत्रवाद का प्रमुख कारणों में से माना जाता है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा धर्म को राजनीतिकरण कर लोगों से क्षेत्रीय विकास के वादे किए जाते हैं। इस तरीके हम देख सकते हैं कि राजनीति में काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रवाद को, किसी धर्म को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, तो वो भी एक क्षेत्रवाद का कारण ही है। ऊपर हम आर्थिक असंतुलन के आधार पर असमान आर्थिक विकास क्षेत्रीय समानताओं को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं, जो क्षेत्रवाद को भी रहती है। देश में कई राज्यों के अंदर भी आर्थिक असंतुलन की स्थिति मिलती है। जैसे हम देख सकते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ज़्यादा विकास है और जो अदर राज्य हैं बिहार में उनकी अपेक्षा कम है। उसके बाद पूर्वी भारत में और कम हो जाता है। कहीं कहीं भारत में ही कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सब कुछ है, अच्छी सी फैसिलिटी मिल रही है। तो ये क्षेत्रवाद को ही जन्म देती है कि होता है कि उनका विकास ज़्यादा है, हमारा विकास कम है। इस तरीके से हम राजनीति के आधार पर भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में राजनीति को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। 1968 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग व नस्लवादी क्षेत्रों में विद्रोहों में चिंतित होकर केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आप देख सकते हैं कि समय समय पर कैसे क्षेत्रवाद के आधार पर मतलब
कोई भी राज्य है, जैसे आप पंजाब में अलग राज्य की अलग देश की डिमांड कर रहे हैं, ये क्षेत्रवाद की भावना ही है। उसी पर हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद क्षेत्रीय संस्कृति एवं जातीय पहचान के आधार पर विभिन्न जातियां द्वारा अपनी नई जातीय पहचान को सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास करना भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। जैसे बुडलैंड एवं झारखंड में जनजातीय आंदोलन, उड़ीसा में जनजाति अलग रहती है, हमारे अंडमान निकोबार में भी एक क्षेत्र ही है जहाँ पे कोई भी अदर लोग नहीं जा सकते। वो भी क्षेत्रवाद का ही कारण है कि वो लोग अपने आप को एकदम सीमित रखे हुए हैं। उस पर हम क्षेत्रवाद से उत्पन्न समस्याएं चुनौती देखते हैं। बार बार नए राज्य गठन को देश की एकरूपता एवं अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब तक गठित नए राज्यों में एक भी ऐसा नया राज्य सामने नहीं आया है जिसे गठन के बाद विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई हो। क्षेत्रवाद के कारण जिसमें अलगाववाद की भावना को बढ़ावा मिलता है। समय समय पर इसके कुछ उदाहरण भी मिले हैं, जैसे असम में उल्फा गुट का गठन, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, पंजाब में खालिस्तान। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, समाधान बताते हैं कि समाधान क्या क्या है इसका। शिक्षा के राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण पर विकास कर लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों के क्षेत्रवाद की दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता का विकास किया जाता है। जैसे राजनीति के आधार पर जो क्षेत्रवाद होता है धर्म जाति को लेकर के, उनको रोका जाए कि सब देश को एकजुट देश के बारे में सोचा जाए। किसी पर्टिकुलर कोई भी नेता या फिर कोई भी विधायक, कोई भी अधिकारी किसी एक ही राज्य के बारे में ना सोचे, किसी एक जगह के बारे में सोचे, वो पूरे देश के बारे में सोचे। जहाँ का विकास नहीं हो रहा है वहाँ विकास किया जाए। आर्टिकल 263 में वर्णित अंतर्राज्यीय परिषद, जिसका गठन राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु एक परामर्शकारी संस्था है, तो पे किया गया है। सुझाव पर राज्य सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद हम क्षेत्रवाद की विशेषताएं देख लेते हैं। क्षेत्रवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं। सीमा तटीय देशों में क्षेत्रीय विभाजन, भारत पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रीय विभाजन है। चाइना में भी है, भारत और बांग्लादेश में विवाद रहता है क्षेत्र का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सामूहिक पहचान की अभिव्यक्ति, जनजातीय संस्कृति जो हमारी है, जैसे बिहार से झारखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। फिर क्षेत्र की वरीयता, भारत में जल विवाद, भारत में काफ़ी ज़्यादा राज्य को लेकर के, नदी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं। जैसे हमारा गोदावरी है, गोदावरी का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से है। इस तरीके से रावी है, कृष्णा है, व्यास है। इस तरह से कई क्षेत्र विवाद देखे जाते रहे हैं। तो विकास का अभाव, असमानता, क्षेत्रवाद, मंत्री द्वारा अपने क्षेत्र का अधिक विकास करना, अन्य क्षेत्र पर कम ध्यान देते हैं। फिर निष्कर्ष हम इसका निकालते हुए कि क्षेत्रवाद की विचारधारा को समझने के साथ साथ हमें इस बात पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, इसकी मराठी, गुजराती, पंजाबी इत्यादि हैं। हमें अपने व्यक्तिगत हितों को नजरअंदाज करते हुए देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता का सम्मान करना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में हमें क्षेत्रवाद के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। यदि क्षेत्रवाद का स्वस्थ विकास से जुड़ा रहा तो यह लोगों के विकास के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से हमारा आज क्वेश्चन यही सॉल्व होता है। तो नेक्स्ट मीन्स आंसर राइटिंग के नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरे साथ बने रहिए। जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ